नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सिद्धार्थ आज फिर लेकर आया हूं जीएस का तीसरा टॉपिक। जैसे आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो है बेरोजगारी। युवाओं का सबसे बड़ी जो चिंता है वो भारत में आप देख रहे होंगे कि लगातार क्या हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और जो भी एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा निकल कर आया है उसमें जो बेरोजगारी दर है वो क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह है कि जो बेरोजगारी है वो एक गंभीर और विकराल समस्या भारत में देखने को मिल रही है। तो आज हम बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान है, किस किस क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान हो रही है और भारत सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के क्या क्या उपाय किए हैं, उन पर हम क्या करते हैं, उन पर हम प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर बेरोजगारी की। बेरोजगारी वह व्यक्ति जिसको कोई कार्य नहीं मिल रहा है, वह व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है लेकिन उसको कोई भी कार्य नहीं मिल रहा है, तो उक्त व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या है, बेरोजगार है। कहने का मतलब यह है कि बाजार में जो भी मूल्य चल रहा है, जो भी मजदूरी का रेट चल रहा है, जो भी कार्य का रेट चल रहा है, उस पर वह व्यक्ति या उक्त व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। तो जब उसको काम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति बेरोजगार है और उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो ये स्थिति है, यानी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। अर्थात उसकी जो स्थिति है, काम न मिलने की स्थिति या उसकी जो दशा है, उसको हम क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। अब अगर हम बात करें भारत में बेरोजगारी संबंधी जो भी आंकड़े होते हैं, उनके लिए एक संस्था है जिसका नाम है एनएसएसओ। क्या नाम है, एनएसएसओ, जिसको कहा जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। कहीं कहीं पर भी एनएसएसओ की फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी लिखा होता है, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय या सर्वेक्षण संगठन। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के जो आंकड़े होते हैं वो इसी संगठन के द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो जो यहां पर कार्य करने की उम्र है, यानी सरकार ने जो कार्य करने की उम्र निर्धारित की है, तो साफ तौर पर लिखा है, जब आप 86वां संविधान संशोधन पढ़ते हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, कब हुआ, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें साफ तौर पर यह लिख दिया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या देगा, निशुल्क शिक्षा का अधिकार देगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या देगा, निशुल्क शिक्षा का अधिकार देगा। तो इसीलिए और ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 21, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का जो फर्स्ट क्लोज है यानी ए, उसमें भी साफ तौर पर लिख दिया गया कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होगा। तो इसीलिए सरकार ने 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों को उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दे दिया और उसके ठीक 1 साल बाद 15 से कार्य करने की जो उम्र है वो कब से है, 15 से, क्योंकि राज्य ने 14 वर्ष तक क्या दे दिया, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इसलिए कार्य करने की उम्र होती है 15 से 59 वर्ष तक।
यानी ये सरकार की नजर में क्या है, कार्य करने की उम्र है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि बेरोजगारों की संख्या कितनी है, बेरोजगारों की संख्या कितनी है, तो बेरोजगारों की संख्या कितनी है? अगर हम भारत का पूरा श्रम बल की बात करें, यानी लेबर फोर्स की बात करें, तो भारत में वह व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है उसको हम क्या कहेंगे, श्रम बल कहेंगे। वह व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है, और वह व्यक्ति जिसको कार्य मिल गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्क फोर्स कहेंगे, यानी कार्य बल कहेंगे। यानी जिनको कार्य मिल गया है, और जिन व्यक्तियों को कार्य मिल गया है, बेरोजगारों की कुल संख्या क्या होगी, श्रम बल माइनस कार्य बल, यानी उसमें से जो भी श्रम बल बचा वो कहलाया जाएगा बेरोजगार। आपको समझ में आया कि मैंने कहा कि बेरोजगारों की संख्या कितनी होगी, श्रम बल क्या होता है, वह व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है, यानी टोटल इसमें पॉपुलेशन आ जाएंगी, वह व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है। और जिन व्यक्तियों को कार्य मिल गया है वो किसके अंतर्गत आएंगे, कार्य बल के अंतर्गत आएंगे। और श्रम बल में से कार्य बल घटाकर जो भी संख्या बचेगी उसको हम कहेंगे बेरोजगारों की संख्या। यही बेरोजगारी का सूत्र को प्रदर्शित करता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति होते हैं, कितने वर्ष के, 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्ति क्या होते हैं, युवा बेरोजगार कहलाते हैं। और कार्य करने की उम्र कब से कब तक होती है, 15 से 59 वर्ष तक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हम यहां पर बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं। बेरोजगारी के प्रकार क्या हैं, तो बेरोजगारी के प्रकारों की हम बात करेंगे। बेरोजगारी जो होती है वो किसी भी देश के लिए क्या है, एक गंभीर खतरा है। बेरोजगारी अपराध को जन्म देती है। किसी भी राज्य में अगर बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाएगी तो वहां पर क्या होंगे, अपराध बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा और वो क्या करेंगे, क्राइम की तरफ चल पड़ेंगे। इसलिए किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए बेरोजगारी क्या है, एक गंभीर खतरा है। और युवाओं के लिए तो खासकर है। जिंदगी रही तो तेनू बंगले बना दूं यार, तेरा बेरोजगार सोनिए। तो इसलिए सबके लिए क्या है, ये खतरा है। आज हम बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार की। बेरोजगारी के प्रकारों की हम बात करेंगे और उस पर हम प्रकाश डालेंगे। अलग अलग हम यह देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर कई चीजों पर हम प्रकाश डालते हैं। भारत में अलग अलग बेरोजगारी के जो प्रकार हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी। दूसरी हम बात करेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी। तीसरी हम बात करेंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। चौथी हम बात करेंगे छिपी हुई बेरोजगारी। इसके कई नाम हैं। इसको एक गुप्त बेरोजगारी भी कहा जाता है,
अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है या इसको परछन बेरोजगारी भी कहा जाता है। एक ही बेरोजगारी के कई नाम हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, गुप्त बेरोजगारी, अदृश्य इनविजिबल बेरोजगारी या परछन डिस्गाइज्ड बेरोजगारी, जिसको हमने हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। उसके बाद आई मौसमी बेरोजगारी, उसके बाद आए शिक्षित बेरोजगारी, उसके बाद ग्रामीण बेरोजगारी, उसके बाद आई चक्रीय बेरोजगारी और उसके बाद शहरी बेरोजगारी। तो एक अलग अलग फॉर्म में हम देख लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान है। अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान है और हम जितनी भी महत्वपूर्ण बेरोजगारी है उन पर देख लेते हैं। तो पहली है ऐच्छिक बेरोजगारी। ये बेरोजगारी क्या होती है? अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, कोई एक व्यक्ति है जिसकी काम करने की इच्छा नहीं है, मतलब बाजार में जो भी मजदूरी का रेट चल रहा है, बाजार में प्रचलित मजदूरी रेट पर वह व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक नहीं है। बाजार में किसी मजदूर की जो मजदूरी है वो 200 रुपए चल रही है, लेकिन मजदूर कह रहा है कि मेरे को तो 400 रुपए चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यह अपनी इच्छा से क्या है? बेरोजगार है। और वह व्यक्ति जो अपनी इच्छा से बेरोजगार है, यानी बाजार में प्रचलित मजदूरी रेट पर काम करने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा? ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा। और उसकी जो दशा है, उसकी जो ये सिचुएशन है, स्थिति है, उसको हम क्या कहेंगे? ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। तो ये आपको समझ में आया। दूसरा है अनैच्छिक बेरोजगारी। मैंने आपको कार्यशील जनसंख्या में बताया कि जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कार्य करना चाहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बाजार में प्रचलित मजदूरी रेट, बाजार में जो भी मजदूरी का रेट चल रहा है उस पर काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा है। वो अपना काम ढूंढ रहे हैं। और जिस बेरोजगारी में ऐसा होता है उसका मतलब उन बेरोजगारों को क्या कहा जाता है? अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। मतलब उनको काम ही नहीं मिल रहा और उनकी जो स्थिति होती है वो क्या होती है? अनैच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। मतलब यह है कि बाजार में कोई काम ही नहीं मिलना, बाजार में प्रचलित मजदूरी रेट पर क्या है? वो काम करना चाहते हैं तो उनको काम ही नहीं मिल रहा। मजदूरी का रेट चाहे जो भी हो, उनको काम नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है कि वो अनैच्छिक बेरोजगार हैं, यानी उनको काम ही नहीं मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी की। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी बेरोजगारी, क्वेश्चन यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी बेरोजगारी कौन सी है? तो वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसमें लिख लो, भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी बेरोजगारी, तो वो कौन सी है? संरचनात्मक बेरोजगारी। ये क्या होता है? इसमें हम पढ़ेंगे तकनीकी परिवर्तन कोई आया, क्या आया? तकनीकी परिवर्तन अगर कोई आ गया या मांग के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। जैसे मान लो एक फर्म में, एक कंपनी में 10 लोग कार्य कर रहे हैं और उनका स्थान किसने ले लिया? एक कंप्यूटर ने ले लिया। तो जो 9 लोग हैं वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए।
इसका मतलब अगर कोई फर्म है, कंपनी है, उद्योग है, उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका स्थान किसी रोबोट ने ले लिया, या दिया सलाई उद्योग जो माचिस उद्योग था उसका स्थान किसने ले लिया, लाइटर ने ले लिया। तो ऐसा एकदम टेक्निकल चेंज आया, ठीक है, ऐसा एकदम टेक्निकल चेंज आया जिससे उसमें लगे सारे जो औद्योगिक श्रमिक हैं, वो हम बात कर रहे थे मांग के स्वरूप में परिवर्तन की। ऐसा कोई टेक्निकल चेंज आया जिसमें पुराने बने हुए जो भी उत्पाद थे वो क्या हो गए, वो उत्पाद बंद हो गए और नए उत्पादों की जो मांग है वो बाजार में बढ़ने लगी। जैसे हम बात करते हैं कि कोई एक ऐसा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जिससे पुराने जो वस्तु हैं उनके दामों में भी गिरावट आई और उसमें जो फर्म है यानी औद्योगिक श्रमिक जो काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो गए, और इसका मतलब इसको क्या कहा जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर कोई है तो कौन सी है, संरचनात्मक बेरोजगारी। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर छिपी, गुप्त, अदृश्य या परछन बेरोजगारी, हिडन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस चीज को दर्शाता है, जो छिपी बेरोजगारी है उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि यहां पर जो उद्योग, जो मजदूर हैं, जो यहां पर मजदूर हैं वो आपको दिखाई देंगे बाहर से तो काम पर लगे हुए, ये मजदूर बाहर से तो काम पर लगे हुए दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में ये काम नहीं करते। इसका मतलब साफ है कि अगर इन मजदूरों को हटा लिया भी जाए, मान लो कोई एक फर्म बन रही है या कोई एक गली बन रही है या कृषि में कोई काम हो रहा है और वहां पर मजदूर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मजदूरों की जरूरत कितनी है, मजदूरों की जरूरत वहां पर 10 है और वहां पर मजदूर काम कितने कर रहे हैं, 20 काम कर रहे हैं। अगर उनमें से हम 10 मजदूरों को हटा लें तो टोटल जो प्रोडक्शन है, जो कुल उत्पादन है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब साफ तौर पर लिखा होता है कि जो मजदूरों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि किस बेरोजगारी में श्रमिक जो यानी जो मजदूर हैं उनकी सीमांत उत्पादकता, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे, छिपी हुई, गुप्त बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी करेंगे। जैसे कहते हैं निठल्ला, मतलब साफ तौर पर यहां क्या है कि शाम तक एक गली बन रही है और वहां पर 20 मजदूरों की नियुक्ति हुई, अगर 10 मजदूर उसमें से हटा लें तो शाम तक उतनी ही गली बनेगी जितने 10 मजदूर बनाएंगे, शेष 10 क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसी, इसका मतलब है उनकी बेरोजगारी, उनको उनके द्वारा काम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे, छिपी, गुप्त या अदृश्य या परछन। उसके बाद आती है मौसमी बेरोजगारी, जैसा नाम से स्पष्ट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मौसम के अनुसार काम मिलना। तो ये जो बेरोजगारी होती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन जो इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ग्रामीण बेरोजगारी, सबसे बड़ी ग्रामीण बेरोजगारी कौन सी है, वो है आपकी मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अनुसार काम मिलना। और ये कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, जायद की फसल हो, जो मजदूर कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक बार फसल की बुआई हुई उसके बाद उनको कुछ समय के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है। जैसे गन्ना जो चीनी मिल होता है उसमें रहने वाले श्रमिक, जब जब उद्योग चलेगा तब तब उनको काम मिलेगा,
कोल्लू में जो गुड़ बनता है उसमें जो श्रमिक काम कर रहे हैं, या अगर हम बात करें ईंट भट्टों की, तो ईंट भट्टों पर जाने वाले जो मजदूर हैं उनका भी क्या होता है, एक सीजन होता है, अपने मौसम के अनुसार वो काम करते हैं। या वे कंपनियां जो केवल सूती वस्त्र बनाती हैं, तो वे कंपनियां जब बाजार में सूती वस्त्रों की मांग बढ़ेगी, अर्थात बाजार में जब गर्मी आएगी, तभी वो उद्योग चलेंगे और तभी वहां पर श्रमिक काम करेंगे। शेष वर्ष में क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। ऊनी, अगर कोई ऊनी वस्त्र कंपनी बनाती है, जैसे लुधियाना में वर्धमान ऊन या अन्य जितने भी औद्योगिक कंपनियां हैं, अगर वो क्या कर रही है, सर्दियों में अपने उत्पाद बना रही हैं, तो वो सर्दियों में क्या करती हैं, मजदूरों को हायर करती हैं। शेष वर्ष, शेष कुछ दिनों के बाद वो जो श्रमिक होते हैं बेरोजगार रहते हैं, और ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। उसके बाद आते हैं हम शिक्षित बेरोजगारी। ये जो बेरोजगारी है ये सबसे बड़ी समस्या है। पढ़े लिख कर भी क्या रह जाना, अनपढ़ रह जाना। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत की जो शिक्षा है वो तकनीकी शिक्षा न होकर, वो व्यावसायिक शिक्षा न होकर केवल एक डिग्री धारक शिक्षा है। यानी लोगों को डिग्री बांटी जा रही है, उनके अंदर क्या है, विकास की कमी है, उनके अंदर कौशल की कमी है, उनका जो उनकी जिस क्षेत्र में रुचि है उसका ज्ञान उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए भारत में क्या हो रहा है, शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। और शिक्षित बेरोजगारी में अगर मैं बात करूं तो कुछ राज्य ऐसे हैं, यूपी में ही एक बार सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली जहां पर 365 पोस्ट थी। वहां पर अगर आप आवेदन की बात करें तो उसमें बीटेक वाले, एमटेक वाले और 400 से 500 लोग पीएचडी वाले भी पहुंच गए। वह व्यक्ति जो डॉक्टरेट, फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट करके आया है, थीसिस लिखकर आया है, वो क्या बनना चाहता है, सफाई कर्मचारी बनना चाहता है। यानी भारत में शिक्षित बेरोजगारी का कितना भयावह रूप है कि पढ़े लिखे लोग कैसी नौकरी कर रहे हैं, निम्न वर्ग की नौकरी कर रहे हैं। और ये जो समस्या है वो भारत में सबसे ज्यादा भयावह तौर पर दिखाई दे रही है। इसीलिए भारत सरकार ने इसको दूर करने के लिए 2015 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल भारत विकास मिशन, जिसमें जिसकी जिस क्षेत्र में रुचि है, चाहे किसी की मोबाइल रिपेयरिंग में है, किसी की कुकिंग में है, किसी के अन्य उत्पादों में है, उसको उसी के अनुसार क्या करना, ट्रेनिंग देना, उसी के अनुसार उसको ढालना, ताकि भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी है उसको दूर किया जा सके। उसके बाद आई ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी एक भयावह रूप लेती जा रही है, क्योंकि गांव के जो लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग होते थे वो भी धराशायी हो गए। सरकार के द्वारा दी जाने वाली जितनी भी आर्थिक सहायता है वो ग्रामीण लोगों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जब उनका लाभ ग्रामीण लोगों को नहीं मिल पाएगा तो गांव के लोग किसकी तरफ पलायन करेंगे, माइग्रेशन करेंगे, शहर की तरफ पलायन करेंगे, जिसमें शहर में अव्यवस्था फैल जाएगी, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा और शहर के लोगों को जो काम मिलना था उसको कौन कब्जा लेगा, ग्रामीण। इसलिए ग्रामीण बेरोजगारी से शहरी बेरोजगारी भी फैल रही है। तो साफ तौर पर यहां पर लिखा है कि गांव का शहर की तरफ पलायन। आगे हम बात करते हैं साइकिलिंग जो बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी। यानी यह जो बेरोजगारी होती है वो एक ऐसे समय पर उत्पन्न होती है जब हमारी इकोनॉमी में एकदम क्या हो, तेजी आ जाए।
हमारे शेयर बाजार एकदम धड़ाम जैसी नीचे गिर जाएं, बूम की अवस्था आ जाए, रिकवरी आ जाए, या कोई ऐसी इमरजेंसी स्थिति आ जाए जैसे वित्तीय आपातकाल देश में उत्पन्न हो जाए, जिसमें यहां पर लगे सारे उद्योग और उनमें काम करने वाले सारे जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो भी इनमें काम व्यक्ति कर रहा है, वो क्या हो जाए, उनकी नौकरी चली जाए। जैसा आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में चक्रीय बेरोजगारी सबसे ज्यादा देखने को मिली है। एकदम क्या हो गए, उद्योग बंद हो गए और उद्योगों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, व्यक्ति हैं, उनका क्या हो गया, उनकी भी नौकरी छूट गई। इसका मतलब वहां पर चक्रीय बेरोजगारी विद्यमान है। और ये जो बेरोजगारी है, 1930 में ब्रिटेन में एक मंदी आई थी। 1930 में ब्रिटेन में एक मंदी आई थी जिसको कहा जाता है तीसा की महामंदी। किसकी महामंदी कहा जाता है? तीसा की महामंदी, जिसमें ब्रिटेन में काम करने वाले जो भी औद्योगिक श्रमिक थे वो एकदम क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। इसका मतलब कि वहां पर चक्रीय बेरोजगारी विद्यमान हो गई। यहां पर किन्स ने किताब भी लिखी थी इस पर, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं किन्स, उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ मनी, यानी धन के सिद्धांत। तो ऐसी बेरोजगारी जो मांग, तेजी, बूम, अर्थव्यवस्था का धड़ाम जैसी नीचे गिर जाना, या कोई ऐसा स्थिति देश में उत्पन्न हो जाए, तो उससे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। एक एक करके आपको समझ में आ रहा होगा। ऐच्छिक, अनैच्छिक। ऐच्छिक में क्या है कि इच्छा नहीं है, बाजार में प्रचलित जो मजदूर दर में इच्छा नहीं है। अनैच्छिक में आप देख सकते हो कि बाजार में काम ही नहीं मिल रहा। संरचनात्मक में आप देखते हो तकनीकी और मांग के स्वरूप में परिवर्तन। उसके बाद हम बात करते हैं शहरी बेरोजगारी। ये मैंने आपको बताया कि गांव के लोग जब शहर की तरफ पलायन कर जाएं तो शहर के जो उद्योग हैं उनमें शहर के जो श्रमिक हैं उनको भी काम नहीं मिलता, वहां पर जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, इसलिए शहरी बेरोजगारी भी विद्यमान हो जाती है। उसके बाद हम बात करें, यहां पर एक बेरोजगारी हो रही है, खुली बेरोजगारी। ये बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। इस बेरोजगारी में वह व्यक्ति जो काम ही नहीं करता, यानी वह व्यक्ति जो भारत में कुल उत्पादन में कोई भी योगदान नहीं देता, काम का न काज का ढाई सेर नाज का, एक कहावत है ना कि कुछ भी काम नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति खुली बेरोजगारी में कौन कौन आते हैं? साधु संत, भिखारी, और कहीं कहीं गृह कार्य में कुछ महिलाओं को भी खुली बेरोजगारी में ले लिया जाता है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वह व्यक्ति जो काम ही नहीं कर रहा, अर्थात देश की क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे हरियाणा में क्या कहते हैं, बेला पड़ा, ठीक है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में अगर बेरोजगारी उत्पन्न हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी खुली बेरोजगारी। तो एक एक करके आपको बेरोजगारी के रूप पता लगे होंगे कि किस प्रकार की बेरोजगारी किस सेक्टर में विद्यमान है। मैंने आपको बता दिया, अनैच्छिक भी आपको बता दिया, संरचनात्मक में मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा टेक्निकल चेंज आया, कोई ऐसा मांग के स्वरूप में परिवर्तन आया, कोई भी ऐसा एकदम इनोवेशन हुआ जिससे पुराने औद्योगिक हैं वो बंद हो गए और नया चेंज आया, जैसे कंप्यूटर युग आया, रोबोट आया, या कुछ उद्योग ऐसे आए, तो सारे जो श्रमिक हैं वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। और भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर किसी को कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। छिपी, गुप्त, अदृश्य, प्रच्छन्न मैंने आपको भी समझाया। उसके बाद मौसमी, शिक्षित बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, और चक्रीय मैंने आपको बता दिया, खुली बेरोजगारी जो काम ही नहीं कर रहा है। उसके बाद शहरी बेरोजगारी। आगे हम एक एक करके बेरोजगारी से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उस पर भी हम क्या करेंगे, उसको भी हम देखेंगे कि जो आपके लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो पहला इसमें लिखा होता है मानक व्यक्ति वर्ष। क्या लिखा होता है? स्टैंडर्ड पर्सन ऑफ ईयर।
मानक व्यक्ति वर्ष, स्टैंडर्ड पर्सन ऑफ ईयर। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे, कितने घंटे? 8 घंटे और 273 दिन, अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे रोज और 273 साल में काम करता है तो सरकार की नजर में वो क्या है? स्टैंडर्ड पर्सन ऑफ ईयर है। यह आपको समझ में आ गया कि एक साल में 273 दिन होना चाहिए और 8 घंटे कार्य अगर डेली के हिसाब से 273 दिन लगातार नहीं, साल के अंदर 273 करता है तो इसका मतलब वो मानक व्यक्ति वर्ष कहलाता है। उसके बाद हम दो चीजें और पढ़ते हैं यहां पर। एक होता है दृश्य अल्प रोजगार और एक होता है अदृश्य अल्प रोजगार। दृश्य अल्प रोजगार क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो 8 घंटे कार्य करना चाहता है। कितने घंटे कार्य करना चाहता है? 8 घंटे कार्य करना चाहता है, लेकिन उसको काम कितने घंटे मिल रहा है? आधा, यानी 4 घंटे। तो इसका मतलब व्यक्ति क्या है? दृश्य अल्प रोजगार है। साफ तौर पर यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय काम करना चाहता है लेकिन उसको काम कितना मिल रहा है? आधा मिल रहा है, तो इसका मतलब व्यक्ति क्या है? दृश्य अल्प रोजगार है। उसके बाद आता है अदृश्य अल्प रोजगार की स्थिति। अदृश्य क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति है और उसने उच्च शिक्षा ग्रहण की है, यह मैंने आपको शिक्षित में भी बताया था। उच्च शिक्षा ग्रहण की है लेकिन वो काम क्या करे? निम्न स्तर के करे। शिक्षित बेरोजगारी में ये साफ तौर पर देखने को मिलता है। 5 साल कितनी बीए दी पढ़ाई, टाइम भी गवाया, किसे कम भी ना आई। ठीक है, तो अब व्यक्ति क्या करेगा? निम्न कार्य देखेगा। क्या देखेगा? निम्न कार्य देखेगा। मान लो कोई उच्च शिक्षा ग्रहण की किसी ने और वो निम्न स्तर के कार्य कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? अदृश्य अल्प रोजगार कहलाएगा। या कोई व्यक्ति ज्यादा कार्य कर रहा है। कितना कार्य कर रहा है? ज्यादा कार्य कर रहा है, लेकिन उसको उसकी आय बहुत कम प्राप्त हो रही है। पूरा दिन काम कर रहा है और उसकी जो आय है वो बहुत निम्न है, बहुत कम उसको प्राप्त हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अदृश्य अल्प रोजगार कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, तो बेरोजगारी से संबंधित जो समितियां थी, आपको एक समिति थी भगवती समिति। भगवती समिति का संबंध किससे है? तो भगवती समिति का संबंध भी किससे है? बेरोजगारी के आंकड़े और बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए एक समिति और बनाई जिसका नाम क्या था? दांतेकर समिति। यह आपको गरीबी में भी मिल जाएगी, जो बेरोजगारी के अनुमान की बात करती है। तो एक एक करके हमने यहां पर देखा बेरोजगारी का जो एक टॉपिक है उसमें हमने बेरोजगारी के प्रकार देखे। हमने ये देखा कि बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कार्यकारी उम्र क्या है? कार्य करने की उम्र क्या है? राज्य किनको, और बेरोजगारी का सूत्र क्या है, और बेरोजगारी के टाइप्स क्या हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है बहुत पसंद आया होगा और इस टॉपिक से आपके जो आगामी एग्जाम है उनमें इसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई आने की संभावना जरूर है।